अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पीटीआई के इंतहाई सीनियर रहनुमा, पीटीआई के करता धरता मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की एक हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से जुनैद, ये छोटी छोटी बातों पे कीड़े निकालने वाले जो लोग हैं, ये इस वक्त हमारी सियासत के सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। ये ज़हन में रखिए कि पीटीआई आ चुकी है और छा चुकी है और ला चुकी है। क्या ला क्या चुकी है? संगाड़े क्या चक्करगंदी ला चुकी है। क्या मतलब? आ चुकी है, छा चुकी है तो ठीक है, ला भाई चुकी है। सब जानते हैं तब्दीली ला चुकी है। अच्छा यानी जज्बातियत छोड़े, बात तो आजकल किसी और मौजू पे हो रही है। आपने जो स्पीकर कौमी असेंबली को इस्तीफों के हवाले से खत लिखा था, उसमें आपने इतनी बड़ी गलती बल्कि ब्लंडर कर दिया। मैं ये वजाहत करता चलूं, मैं अल्लाह के फजल से उर्दू अदब का स्टूडेंट हूं। खत में कोई गलती इमला की नहीं की जी। मैंने कहीं बखिदमत जनाब की जगह बदबख्त जनाब नहीं लिखती। बस सलाम की जगह अब्दुल सलाम नहीं लिखती। अच्छा, यहाँ आखिर में दुआगो की जगह बद्दुआगो नहीं लिख दिया। अरे भाई, हिंसे की गलती है, हिंसे की, और वो भी इंतहाई मामूली। अगर 19-20 का फर्क चल सकता है जी। अगर 19-20 की गलती तस्लीम नहीं की जाती तो फिर 21-22 की मौत पई हुई है। हुजूर वाला क्या बात कर रहे हैं आप? एक साल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक साल से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप थोड़ा अरसा इंतजार कर लें, इलेक्शन अपने वक्त पे हो लेने दें। एडा खोचल सहाफी ना बन, एक निक्की जी हिंसे दी गलती नाल इलेक्शन साल अगे ना ले जा। साडे कोलों महीने नहीं लग रहे, तू अगे साल दा रट्टा पा लिया है गाए। बात ये है जुनैद, हमने दूसरा खत सही तारीख के साथ लिख के भेज दिया है। और मैं समझता हूं कि स्पीकर कौमी असेंबली को तो शुक्र करना चाहिए कि शाह महमूद ने उनको 2 खत लिखे। इंशाल्लाह याद रखिएगा, तारीख में 2 ही खत याद रहेंगे, या गालिब के खतूत या शाह महमूद के खतूत। बहरहाल नया खत भी लिख दिया है और पुराना खत साथ लफ कर दिया है ताकि सनद रहे। अच्छा शाह जी, आपके नज़दीक वो छोटी सी गलती होगी, लेकिन बहरहाल उस छोटी सी गलती ने इस्तीफों का सारा मामला ही मशकूक सा कर दिया। जुनैद, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, नामुमकिन। इस्तीफों का मामला बिल्कुल शफाफ है। उन्हें मेरे खत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैं दोबारा ये कहूंगा कि ये गलती स्पीकर कौमी असेंबली के लिए इंतहाई खुशामद होनी चाहिए। क्यों? भाई शाह महमूद ने उन्हें 2 खत लिखे ने, हीर नू रांझे ने एक भी नहीं सी लिखा। वो हीर रांझे के दौर में तो व्हाट्सएप हुआ करता था ना। जुनैद, तू बाज आ जा, तू बाज आ जा, तू मेरा अदबी बनाए, तू क्यों जुगता ले कम मिच पहले। अच्छा शाह जी, ये फरमाएं कि इमरान खान साहब के नाहल होने की सूरत में आपके या परवेज खटक साहब के चेयरमैन बनने की अफवाहें एक बार फिर जोर पकड़ गई हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, जब मेरा बतौर चेयरमैन नाम लिया जाता है तो सच्ची बात तो ये है कि मैं शर्मा जाना हूं। मैं तो चेयरमैन बनने का जरा भी ख्वाहिशमंद नहीं हूं। लेकिन शाह जी, आप शर्माते उसी तरह ही हैं जैसे दुल्हन शर्मा के कहती है कबूल है कबूल है कबूल है। अगे गलती सुन ले, गलती सुन ले। बेशक मेरी तरफ से परवेज खटक को आगे कर लीजिए, मगर ये बात तो सच है
कि परवेज खटक के नातमा कंधे इस भारी भरकम जिम्मेदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो कैसे? भाई, परवेज खटक को पीटीआई का चेयरमैन बनाना ऐसे ही है जैसे आप शामियाने को बांस की बजाय कुल्फी वाला तीला लगा दे। मैं वैसे बहुत हैरान हो रहा हूँ। कल परसों तक तो आप कहते थे कि इमरान खान साहब को माइनस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पार्टी में कोई ऐसा माइका लाल है ही नहीं जो उनको रिप्लेस कर सके। आज आप सिर्फ परवेज खटक साहब की बात कर रहे हैं और खुद शर्मा रहे हैं। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं हम आज भी उस पे कायम हैं। मगर अगर ये शैतानी खेल खेला गया तो फिर किसी को तो इमरान खान साहब का हुक्म मानना पड़ेगा। अच्छा। मैं उस सूरत में खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, उस सूरत में हम ये कहना चाहते हैं कि परवेज खटक साहब के नातवा कंधे इस जिम्मेदारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यानी आप तैयार हैं? अरे भाई, आप परवेज खटक साहब को बना लीजिए। मगर ये ऐसे ही है जैसे आप नक्शा हो एक कनाल का और आप प्लाट खरीद लें 3 मरले का। इसका मतलब है आप तैयार हैं? तू सीधी तरह कह, तू परवेज खटक नु तीसरी जुगत भी कराना चाहते। भाई, परवेज खटक साहब को चेयरमैनशिप देना ऐसे ही है जैसे गोगे को जुल्फी का सूट दिया जाए कि ये पहन के आ जाओ। भाई, हमें कोई चेयरमैनशिप की तलब नहीं है, मगर ये याद रखिए कि जिस तरह मोहम्मद अली के साथ जेबा, वहीद मुराद के साथ शमीमारा, नदीम के साथ बाबरा शरीफ, सुल्तान राही के साथ अंजुमन और शान के साथ रीमा सजती थी, इसी तरह पीटीआई की चेयरमैनशिप सिर्फ शाह महमूद के साथ सजती है। शाह जी, आज तो आप डायरेक्ट ही हो गए, इमरान खान साहब को माइनस ही कर रहे हैं आप। यार ओदे खुदा ना खास्ता बात दी गल कर रहे हैं, ना मैनू एवें फसा दवी। ना आपने खुदा न खास्ता कहा, ना ये मैं हुन कह रही हूं 2-3 लीला खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता लगा ले जिथे जिथे चाहिए है। और तेरी मेहरबानी लगा लवी किधरे अपनी जेब विच पा ले ते अपने किसे फिक्रे नाल लगा ले। अच्छा शाह जी, मैंने 2 दिन पहले नोट किया कि आप और फवाद चौधरी साहब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको तो फवाद चौधरी साहब ने बात करने का मौका ही नहीं दिया। आप सवाल का जवाब देने लगते थे, चौधरी साहब उछक लेते थे और फिर सवाल का जवाब वो देते थे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि आपने ये सवाल सिर्फ इसलिए किया कि आप भी शाह महमूद को सुनना चाहते थे। वाह। इसी तरह करोड़ों लोग जो उस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उन्होंने हमें फौरी तौर पे व्हाट्सएप मैसेज करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो भी शाह महमूद को सुनना चाहते थे। अगर फवाद चौधरी बोलते रहे तो ये उनकी बेवकूफी है। मैं समझता हूं कि फवाद जैसे लड़कों को शादी पे भी सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता कि कहीं नकाहा दुल्हा से पूछे कबूल है, और ऐसा लड़का दुल्हा से पहले ही कह दे कबूल है। बल्कि इस तरह के लड़के तो खामखा निकाह से कह देते हैं कि आपकी जरूरत नहीं थी, निकाह तो हम खुद भी बढ़ा लेते। और अगर कहीं निकाह तब के कह दे कि खुद बढ़ा लीजिए, तो फिर कहती है कि तू आगे आगे पढ़, में पीछे पीछे पड़ी जाए। अच्छा शाह जी, इस कबूल को छोड़ें, ये बताएं कि अगर स्पीकर ने आपके मुस्ताफी होने वाले तमाम अरकान से पूछ लिया कि आपको इस्तीफा कबूल है, तो वो कहेंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है? इंशाअल्लाह इसमें कोई शक्को शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद उनको लेके जाएंगे।
तमाम मेंबरान को शाह महमूद लेके जाएगा। अच्छा, जी हाँ, उनके रहने सहने का बंदोबस्त शाह महमूद करेगा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त शाह महमूद करेगा। जबरदस्त। बल्कि शाह महमूद उस दिन इंशाल्लाह मन डेढ़ मन गरम पकौड़े भी लेके जाएगा। चाय भी खाली नहीं मिलेगी, साथ गरम पकौड़े भी मिलेंगे। शाह जी एक मिनट, वो गोगा मुझे इशारा कर रहा है कि मेरा दिल भी इस्तीफा देने को कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि गोगे को यहीं लिटा के तो इस्तीफा दे दीजिए। जुनैद, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा उस दिन किस तरह इस्तीफों की बारिश होती है असेंबली में। नून लीग की कोई छतरी काम नहीं आएगी उस बारिश में, और इंशाल्लाह आप देखिएगा उस बारिश में जुल्फी से ज्यादा मोटे मोटे कने डिगेंगे। अच्छा शाह जी, जो परवेज इलाही साहब का ख्याल है कि असेंबलीज तोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वक्त आएगा तो तोड़ देंगे, लेकिन इस हवाले से आप मेरा ख्याल शायद मुख्तलिफ राय रखते हैं, क्या ख्याल है आपका? देखिए, परवेज इलाही साहब की बात में वजन है। अच्छा, मगर इमरान ने फैसला कर दिया है, इमरान ने ऐलान कर दिया है, अब वापसी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये क्या बात हुई? तू करके वहां नामुमकिन है। एंते मैं कीता ही नहीं, मेरे ते हाथ थे तेसन। देखिए जी, असेंबलियां टूटेंगी। इमरान ने कहा है तो असेंबलियां टूटेंगी। ता वक्त के ये लोग मेरे खत में से कोई और गलती ना निकाल। इसका मतलब है आपने कोई और गलती की हुई है। जुनैदी आपस दी गल्ले हल्ले ते 21 दी गलती ते डांस कर रहे ने। पंगड़े ते इन्होंने उदो पाने ने जदों मेरी खाता ले और आईडी कार्ड वाले सिग्नेचर ही नहीं आपस विच मिलने। देखा? मगर जो भी हो असेंबलियां टूटेंगी, इस्तीफे दिए जाएंगे। इनके लिए तो गलती का इशारा ही काफी है। ये भी तो ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह शाह महमूद असेंबली में बैठा रहे और असेंबली सजी रहे। शाह महमूद असेंबली में नहीं होगा तो क्या करेंगे ये? शाह महमूद का असेंबली में होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेहंदी तांसज दीजे नच्चे मुंडे दी मां। क्या बात। असेंबली तांसज दी जे बोले शाह महमूद। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो खुशगवार बात है वो ये है, अंगूर के बागात जो कभी बहुत खाल खाल के ही नजर आते थे, अंगूर के बागात में 28,000 एकड़ का इजाफा हुआ। अच्छा भाईजान, पिछले दिनों मैं एक फ्रूट एक्सपोर्टर से बात कर रहा था और ये सुन के मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, और उसके बाद ज़ाहिर है मायूसी भी हुई। मायूसी वाली बात मैं बाद में बताता हूँ। खुशगवार हैरत इस बात पे हुई है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारे यहाँ जो फलों के बागात है ना, जी या आप फलों की, जाहिर है कि बागात में फल ही पैदा होने हैं ना, और क्या पैदा होना है। तो जाहिर है कि अगर फलों के बागात में इजाफा हुआ है तो फिर फलों की पैदावार में भी हुआ है। वो इजाफा, फलों के बागात में इजाफा पता है कितना है कि 10 वर्षों के दौरान 20%। 20% इजाफा हुआ है हमारे यहाँ, जबकि हम खास से मायूसी का शिकार है जब हम बात करते हैं कि ये जो नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं वो बाग कट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नए बाग भी बहुत लग रहे हैं। यानी आमों के बागात के हवाले से थोड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, क्योंकि आमों के बागात की खासी कटाई की गई है, ख़त्म किए गए हैं, लेकिन दीगर जो है ना सिट्रस फ्रूट है, जैसे माल्टा, किन्नो, ये मौसमी, हाँ जी मौसमी, ठीक है यार। देखो यार, मतलब ये कहाँ से इसकी बातें यहाँ से शुरू होती है ना, इसकी हर बात यहाँ से निकलती है। अब मैं क्या करूँ? अब आप इसको ये कहें कि मौसमी चुप करके बैठा रहे।
मौसमी, इन सबको सिट्रस कहा जाता है ना, सिट्रस फैमिली है ये। इसके बागात में 67,000 एकड़ इजाफा हुआ है, 67,000 एकड़ क्या बात है सर। इजाफा हुआ है, टोटल नहीं कह रहा। 67,000 एकड़ सिट्रस के जो बागात हैं उनमें इजाफा हुआ है। हाँ जी, इधर मीलों लंबे बाग फैले हुए हैं ये सरगोदा साइड पे। हाँ। बहुत ज्यादा। इसी तरह अमरूद के जो बागात हैं उनमें 43,000 एकड़ का इजाफा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इजाफा बता रहा हूं, कुल नहीं बता रहा। 43,000 एकड़ का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा जो खुशगवार बात है वो ये है अंगूर के बागात, जो कभी बहुत खाल खाल के ही नजर आते थे। अंगूर के बागात में 28,000 एकड़ का इजाफा हुआ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वतन अजीज में 32 के करीब फल ऐसे हैं जो कमर्शियल बुनियादों पे उगाए जाते हैं। कमर्शियल बुनियादों पे जो इस नीयत से उगाए जाते हैं कि वो बाजार में, मंडी में बाकायदा फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। कुछ ऐसे फल भी हैं जो खाल खाल नजर आते हैं, घरों में उग जाते हैं, घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन 32 फल ऐसे हैं जो कमर्शियली उगाए जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और 10 साल पहले जो था ये 87 लाख टन उन तमाम फलों की पैदावार थी, जो अब बढ़ के 1,23,00,000 टन हो गई। क्या वाह 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 जी, गोगे नु भाग। नहीं, गोगे को वाकई भाग है, इसलिए कि ये जो फलों की पैदावार में इजाफा हुआ है ना, इससे हमारी मईशत को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये एक अफसोसनाक बात है। वो क्यों है, वही आज का हमारा मौजू है। लेकिन बहरहाल ये हुआ है कि आप कभी गौर करें कि जिस तेज़ रफ्तारी के साथ दीगर चीज़ों की अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं ना, उस रफ्तार से फलों की कीमतें नहीं बढ़ी। सब्जी की कीमत बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, ठीक है, आपने महसूस किया होगा। दालों की कीमतें, घी, गोश्त, हर चीज महंगी हुई है। लेकिन हाँ, आटा, अच्छा, लेकिन फल जो है ना वो उस तेज रफ्तारी के साथ उनकी कीमतें नहीं बढ़ी। खास तौर पे केला, अमरूद या ये किन्नो और फ्रूटर हैं, ये मतलब कम तेज रफ्तारी के साथ बढ़े। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। लेकिन अब अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि हमने फलों की पैदावार तो बढ़ा ली, बागात के रकबे में भी इजाफा कर लिया, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट न सिर्फ ये कि बढ़ी नहीं है बल्कि कम हो गई, यानी रिवर्स गियर लग गया। चले अगर उतनी भी रहती तो हम इस बात पे खुश हो जाते कि चले पब्लिक को सस्ता फल खाने को मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा। लेकिन फल जो है, हमारी फलों की जो एक्सपोर्ट है, उसमें बहुत तेजी के साथ कमी वाक़ई हुई है। यानी 10 साल पहले पाकिस्तान से 62 करोड़ डॉलर के फल एक्सपोर्ट होते थे। 62 करोड़ डॉलर के फल एक्सपोर्ट होते थे, जो इतनी यानी फलों में इजाफे के बाद बजाय उसमें इजाफा हो, कमी कितनी वाक़ई हुई है, अब 54 करोड़ रह गए। नहीं तो इसका मेरा ख्याल है ये तो नहीं है इसकी वजह के यहाँ पे लोग फल ज्यादा खाने शुरू हो गए। देखो ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजाफा हुआ है तो अगर तो एक्सपोर्ट उतनी रहती तो फिर तो चलें ठीक थी कि इसका मतलब है इजाफा हुआ है, जो इजाफी है पैदावार वो मकामी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कमी वाक़ई हुई है, कमी वाक़ई हुई है। 8 करोड़ डॉलर की कमी वाक़ई हो गई। 8 करोड़ डॉलर कमी वाक़ई हुई है ना जी एक्सपोर्ट में। हाँ, तो एक्सपोर्ट। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जैसे आपने फरमाया है कि ये जो फलों की कीमत है ये नहीं बढ़ी, सब्जियों की, आटे की, दालों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो लोगों ने कहीं अनाज के तौर पे फलों को ज्यादा फलों का यकीनन इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो ये है कि हम अपनी नई मार्केट्स तलाश नहीं कर रहे। आप सीधी एक मोटी बात है, हमने कई दफ़ा आमों की एक्सपोर्ट पे बात की है, ठीक है। अब आम जो हैं वो हमारे यहाँ लास्ट ईयर बड़ा हमने अच्छा आम एक्सपोर्ट किया था, 16 करोड़ डॉलर का आम एक्सपोर्ट किया था। लेकिन क्या हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है वो 16 करोड़ डॉलर का ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ आमों की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है वो 60 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। तो उसमें से सिर्फ 16 करोड़ एक्सपोर्ट हुए, मतलब हुआ ही है ना, 16 करोड़ डॉलर ही हम एक्सपोर्ट कर सके हैं। इसके लिए हम नई मार्केट्स तलाश क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हमारे एक्सपोर्टर की जो नज़र है ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों में जो हमारा फल जाता है ना, वहाँ पे हमारी नज़र सिर्फ पाकिस्तानी जो रहते हैं ना वहाँ पे, उन्हीं पे होती है।
यानी बुनियादी तौर पे हमारा एक्सपोर्टर या हमारी जो एक्सपोर्ट है ना, वो उन पाकिस्तानी बेस्ड जो कम्युनिटी है ना उस पर फंसी हुई है कि अगर यहाँ से इंग्लैंड जाना है अगर हमारा आम, तो हमारे जहन में ये है कि सिर्फ पाकिस्तानियों ने खरीदना है या ज़्यादा कुछ इंडियंस खरीद लेंगे। ठीक है, हालांकि गोरा जो है वो हमारे आम को ऐसे पढ़ता है जैसे वो वोटका को पढ़ता है। फिर क्या बेहुदा मिसाल दी है तुमने। यार अंग्रेज का ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव फाली मैंने बताना है ना। अगर ये मिसाल देनी थी तो अंगूर के साथ देनी थी तुमने। नहीं वाकई वहां हमारा आम बहुत पसंद किया जाता है। इतना पसंद नहीं किया जाता जितना पसंद किया जाना चाहिए। वहां पे अभी भी जो मिस्री आम है उसको पसंद किया जाता है ज्यादा, या सूडानी आम है। हालांकि आप खा के देखें और अपने आम से कंपेयर करके उसको देखें, आपको वो आम ही नहीं लगेगा, यकीन करो आम ही नहीं लगेगा। लेकिन हमने पता क्या किया, हमने हर मामले में ना अपने आप को मुख्तलिफ मुल्कों में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है ना वहीं पे फंसा के रख ली है। और अगर हम फलों की वो वैरायटी बनाएं, वो तैयार करें जो सारों के लिए एक्सेप्टेबल हो, काबिल कबूल हो, और दूसरी बात यह है कि वो फल भी उगाएं, वो फल उगाएं। फिर एक और खैर एक लंबी फहरिस्त है, वजूहात की तो एक लंबी लिस्ट है ना। सीधी बात है यार, हमारी शेल्फ लाइफ ही नहीं है। हमारे आम की शेल्फ लाइफ जो है वही सबसे बड़ा मसला है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है कि बाज़ औक़ात जो है वो फल सस्ता होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी बढ़ जाती है। सहूलतें नहीं दी हुई गवर्नमेंट ने भी। और ईमान से मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपना सही जर्मन है ना, इसने वहां साउथ हॉल लंदन में पूरा ट्रक चिट्टे चौंसे का उतरवाया है अपना फुटपाथ पे। हाँ, मुझे याद है। ऐसे ऐसे हाथों हाथ में रह ला 2-3 घंटों में बिका। हालांकि हर कपल जो आया है ना गोरा गोरी खरीदने के लिए, उसने उन्होंने सही जर्मन का मुंह देख के कहा है कि आंब में मक्खी जरूर होगी। मगर उसने फिर कसमें कुसमें तो यार उठाई बहुत ज्यादा सही जर्मन के आम बिकने थे। अभी तो आधा ट्रक बिका था तो पुलिस आ गई थी, वो कागजात लेके कोई वीडियो लेके आ गई थी। उन्होंने कहा जी चोरी था ट्रक के, अंदाजा करो यार ऐसे ना कहो। हुआ था यार, ट्रक असली था मगर मक्खी का शुबा हो। यार आम तो ट्रक तो चोरी का नहीं था, आम चोरी के थे अंदर। ऐसे तो सीसी खुले आवाज लगाते ना, आम मिठेरी आम मिठेरी, तो वो तो सही जर्मन को दबी आवाज में कहना पड़ता था, स्वीट मैंगो स्वीट मैंगो स्वीट मैंगो। अल्लाह दी कसम स्वीट मैंगो, शर्तिया स्वीट मैंगो, कसम चुका लो स्वीट मैंगो, स्वीट ना निकलन ते वापस, ये कह रहा था। अब इस आवाज पे कौन अंग्रेज पागल आम खरीदेगा? अंग्रेज ਨੂੰ पता ही नहीं लगता कि दुकान वाला बेचन दिया या अंब वेख के पागल होया है। नहीं बेचारा वहां पे रह गया जहां पे वो लंगड़ा आम था ना, तो कह रहा है डिसेबल मैंगो डिसेबल मैंगो। उन्होंने कहा यार है ही डिसेबल तो कद नहीं खाई। अब हमारा आम जो मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, 80% आम जो है वो पाकिस्तानी खाते हैं वहाँ। मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले 20% जो है आम हमारा वो वहाँ के लोकल लोग खाते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो है वो फलों की प्रोसेसिंग नहीं है। देखो हमारा मुकाबला है फलों की एक्सपोर्ट के हवाले से हिंदुस्तान के साथ और ईरान के साथ, ठीक है। उन दोनों मुल्कों का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा जोर है एक्सपोर्टर्स को सहूलियात वहाँ पहुँचाने पे। अच्छा, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है ना वो फ्रूट खरीद कर फिर एक्सपोर्ट करता है। इन दो मुल्कों में जो ग्रोअर है ना, जो काश्तकार खुद है, उसके लिए एक्सपोर्ट इतनी आसान है कि वो खुद ही एक्सपोर्ट कर देता है। यार पाकिस्तान के अंदर एक कारोबारी बंदा बता रहा था कि कोई काम शुरू करे ना तो गवर्नमेंट की तरफ से फुल ये सपोर्ट होती है कि इसका काम ना चले। बिल्कुल। मैंने उसे पूछा ना, मैंने कहा जी गवर्नमेंट की तरफ, कहते जी उन्होंने दी फुल सपोर्ट है होंदी है कि इसका काम चले ना। हर महकमा जो मुतलका होता है ना उसकी कोशिश होती है कि भाई दौड़ जावे। अच्छा, फिर ये है कि हमारे यहाँ जो फल का साइज है ना वो छोटा होता है आम तौर पे। आप केला देख लें, हम तो छोटे केले के वो रोमांस में मुब्तला है, चितरी वाला केला, फलाने वाला केला, हालांकि पूरी दुनिया में बड़े साइज का केला सेहतमंद। अच्छा, फिर जो फल की शक्ल सूरत है ना हमारे यहाँ उस पर भी तवज्जो नहीं दी जाती। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये देसी है, इसका अपना ही मजा है। और कोई अपना मजा नहीं होता, कोई अपना शपना मजा नहीं होता। बड़ा बड़ा तगड़ा केला इधर भी होता रहा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है वो उस दौर में
जुल्फी को जोत लगती होती थी केले का छोटा भरा होता है हुण जोत लगती है केले का बड़ा भरा होता है। मजा तो तब है कि अगर हमारे मुल्क में 32 किस्म का फल पैदा हो रहा है ना, तो पहले तो बात है कि इसको 50 तक जाना चाहिए और फिर तमाम फल ऐसा होना चाहिए जो सारे का सारा एक्सपोर्ट भी हो सके। सारे के सारे फल कह रहा हूँ, सारा ही नहीं एक्सपोर्ट, ऐसी भूखे मर जाएंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि सारे फल जो है ऐसे होने चाहिए जो एक्सपोर्ट हो सके। कभी देखा है आपने शहतूत क्यों नहीं एक्सपोर्ट होता? बेर क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकते? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्यों नहीं एक्सपोर्ट हो सकते? गवर्नमेंट को ये फजूल किस्म के टैक्सेस और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जब हमारा माल एक्सपोर्ट होगा तो बाहर का पैसा यहाँ पे हाँ, सीधी बात सीधी भाईजान, बात है। ये अगर इतना ही फल रहे ना, अगर इतना फल जितना हम पैदा कर रहे हैं, हम इतने ही फल के साथ अपनी एक्सपोर्ट जो है ना वो $1 अरब तक बआसानी लेके जा सकते हैं अगर थोड़ा सा आप पैटर्नाइज करें, हेल्पफुल हो। वो वाले हेल्पफुल नहीं जो तुम कह रहे हो कि जी हम फुल सपोर्ट दे रहे हैं। वो जो फुल सपोर्ट है ना वो बेड़ा गर्क करती है। फुल सपोर्ट की जगह खाली फुल सपोर्ट दें ना तो हम $1 अरब का फल इसी पैदावार के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा प्यारे बच्चों, आज उर्दू की इस क्लास में हम वही अपना सिलसिला जारी रखेंगे जिसमें हम उन तराकीब का या मुहावरों का जिक्र करते हैं जो ज़ाहिर है तराकीब 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनती है। एक लफ्ज़ का मतलब आम तौर पे पता होता है हमें और दूसरे का ना तो पता होता है मतलब, और ना ही वो लफ्ज़ जो है वो कहीं और इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। तो आज का जो पहला मुहावरा या पहली जो तरकीब है वो है जोशो खरोश। सर उर्दू हमारी कौमी जुबान है ना। बेटा आपको क्यों शक है? उर्दू पे शक है? ये आपको अपने आप पे कि आप कौम में नहीं आते? जी मैं तो कौम में आता हूँ, कौमी जुबान आप तो हमारा कौमी एहसास है बेटा। यार वो जो बात कर रहे हैं देखो तो सही जरा, कितनी अच्छी बात है। कौन सा सर आपने मैंने बताया? कहा था जी जोशो खरोश। खरोश नहीं कभी आया। खरोश कभी आपने अलग नहीं सुना। खरगोश आता है, हाँ, खरगोश हाँ, आता है, खरगोश आता है, मगर उसका फर्स्ट कजन खरोश नहीं आता। खरोश नहीं आता है। जब वो खरगोश से खरोश बनता है तो गांव उड़ जाती है। ठीक जी, है। जी, जी। खरोश का मतलब होता है बेटा जज्बा, जोश, जोशो खरोश। एक तो जोश है और ऊपर से जज्बा। सर जी जज्बा ऐसे आता ना। हाँ, ऐसे जज्बा नहीं आता, खौफ आता है। भाई ये जोशो खरोश तो नहीं है, ये तो कोई हॉरर मूवी है। अरे ये गोगा जी रात को सोते हुए अपनी पिंडलियों पे ऐसी खरोश करते हैं कि देख के दंग हो जाता है। अगर हम ये कहें कि उसके खरोश का आलम दीदनी था तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ठीक लफ्ज़। खरोश का मतलब है जज्बा, वलवला। सर ये जो वलवला है ये भी है कि ये वलवला के उधर ही आ जाते हैं। वलवला अच्छा बेटा, एक लफ्ज़ है, आप तरकीब दिन रात हम बोलते हैं लेकिन उसका भी एक लफ्ज़ का मतलब आपको पता होगा, दूसरे का कभी गौर ही नहीं किया हमने। असरो रसूख। असरो रसूख। असर का तो पता है जी। असर, इसका बड़ा असर है जी, ठीक समझते हैं। तो असर तो हम बोलते हैं जी। ठीक है। रसूख कभी नहीं हमने इस्तेमाल किया लफ्ज़। रसूख का क्या मतलब है? जी आप बताएंगे, आप फीस लेते हैं। बेटा आप पढ़ने आते हैं यहाँ पे, गन्ने चूसने नहीं आते। नहीं, ये बंदा कह सकता है जी कि यार तुम्हारा रंग बड़ा लाल सरूख है। यह सरूख नहीं, रसूख। रसूख। रसूख का मतलब है मजबूती। एक मजबूती के मायनों में आता है, एक इतबार और इतमाद के मायनों में आता है। इसका असर भी है और अब असर, हाँ, जिसका असर भी है, इतबार भी है, इतमाद भी है, मजबूती भी है, उसका असरो रसूख है। उस पे फलां पे असरो रसूख है। अच्छा जी, इसी तरह एक लफ्ज है जी मेल जोल। मेल जो मेल का लफ्ज तो समझ आता है, मिलना। ठीक है ना, मेलना, मिलना। ठीक है। जोल क्या लफ्ज है? जोल कभी नहीं आपने सुना, कभी नहीं झोल बोला। होता है, यार झोल इसमें थोड़ी होता है, झोल है। झोल है, लेकिन जोल, मेल जोल वाला जोल कभी नहीं आपने सुना होगा। मेल जोल। सर ये जोल डोल का भाई है। जोल का मतलब है मजमा, गिरोह। अब मेल जोल यानी एक दूसरे से मिलना, मजमे की शक्ल इख्तियार कर जाना, यानी तसव्वुर ज़हन में आता है गिरोह बन जाना। इसका बड़ा के मेल जोल जरिए। है। हाँ, इसका मेल जोल है। हाँ सर, आप जोहल टाउन में नहीं रहते? यार बात मेल जोल की हो रही है, तुम बीच में जोहल टाउन ले आए।
क्या करते हो यार, तुम सारी क्लास को डिस्टर्ब करते हो, फिर तुम कहते हो कि मसर रसूख वाले बंदे। अच्छा जी, एक और लफ्ज हम बोलते हैं जब किसी की हालत खराब हो जाती है, हम कहते हैं जहाँ बलब है। ये जहाँ ठीक है, जहाँ बलब है, जहाँ बलब है, जहाँ बलब नहीं होता, वो जहाँ बलब है। ठीक है, तो जहाँ का मतलब तो है, बलब क्या हुआ? ये लब, ये जुबान जान लबों पे आ जाना। हाँ, नहीं 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 नहीं, लब कहते हैं यार। लब आप सोचे ना, लब, लबे फलां, लबे दरिया, दरिया के किनारे पे, तो किनारे पे जहाँ आ जाना। ठीक है, लब किनारा, साहिल। जहाँ बलब, जहाँ किनारे पे आ गई, जहाँ निकलने वाली है, जहाँ बलब। आइंदा अगर तुमसे को तुम्हारा एड्रेस पूछे तो कह दिया करो कि लबे छप्पड़ है हमारा घर। लबे छप्पड़ भाई, तू हमें छोड़, तू अपने घर अपड़। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज याद माजी आपको मैं सिनेमा और फिल्म बीनी के हवाले से सुनाने लगा। जी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बल्कि आप सबको ही अच्छी तरह याद है। तुसी कड़े चूचे बैठे हो। जिया को अलबत्ता बताने वाली बातें हैं बेटे। अच्छा जिया मुझसे 5.25 साल बड़ी है। यार, और पहले दिन आई सी ना तो उन्हें दसिया सी कि जुनैद साहब की शक्ल मेरे फुफ्फड़ से मिलती है। सिनेमा में जब फिल्म नई लगनी होती थी ना जी, जी तो उस पहले तो बताता हूँ कि फिल्म की मशहूरी कैसे होती थी। तांगे के अंदर ढोलक और वो छनकना एक होता था, छन 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 और ढोल, वो लेके तो बंदा बैठा होता था टांगे के अंदर, पिछली सीट पे। हाँ जी, और वो उस तांगे के ऊपर इर्द गिर्द भी, सज्जे खब्बे भी और पीछे भी सिनेमे के बोर्ड लगे होते थे, और उनके ऊपर फिल्म का नाम और एक्टरों की तस्वीरें बनी होती थी। हाथ से बनी हुई। हाँ जी, हाथ से बनी हुई, और वो बीच में बैठ के ना तो ढोल बजा रहा होता था, और साथ वो छानना चक 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 चक, और सारे देख रहे होते थे जिधर जिधर से वो गुजरता था। वो पूरे शहर में 5 6 7 दिन वो टांगा फिरता। अच्छा, टोन क्या होती थी, किसी को याद है क्या? ये तो माशाल्लाह सारे काम इसने किए हुए। अच्छा, वो जो ढोल और छानने वाला टांगा होता था ना, अक्सर थैलेर के बच्चे गली चो निकल के ओदे अगे डांस भी शुरू कर देते, बल्कि मील 1.5 मील ना चलेंदे सन। दोस्तां नूं दस देना, मैं कल 2 किलोमीटर नचिया। तो बोर्ड है जेडी फोटो बनी हुंदी सी, वो कह रहे हुंदे दौड़ गया काका थले ना आई। नहीं नहीं, बाद में मोहल्ले में ये बताते थे कि मैं मौला जट च नचे हैं। वो गली दे बाबे कह रहे हैं साडे मुंडे नूं लाइए फिल्मां च। और फिर एक और तरीकाकार होता था कि शहर के अंदर बैनर्स भी लगाए जाते थे, फिल्म के बैनर लिख के ना जी, तो वो भी लगाए जाते और थे। बैनर के लिए भी एक रेडी होती थी जो यूं बनी होती थी, जिसके अंदर बैनर ना रख के फिर वो लेके जाता था इकट्ठे ही। और सिनेमा से निकलता था और मुख्तलिफ जगहों पे वो लगाता था। अच्छा पेंटर जो होते हैं ना जी, लिखने वाले खुशखात, उनका बड़ा बिजनेस होता है। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये सिनेमा के बोर्डों के ऊपर हाथ से तस्वीरें बनाते थे ना, वो चंद पेंटर हर शहर में बड़े मशहूर होते थे, और वो बाकायदा लाखों रुपया कमाते थे। अच्छा, वो बनाते उसी तरह थे, खाने बना के, खाने ना, बना के। खाने हाँ, बना हाँ, के फिर उसमें करता, और हाँ जी। जरा भी खाना इधर उधर हो जाता तो अच्छा वाला हीरो महंगा हो जाता था। हाँ, कई बड़े बड़े मजे का खेज होती यार, थी अक्सर ऐसे बंदे होंदे सर बनाते सुल्तान राई सन, बन जग्गी में लग जाता सी। वो जरा सा खाना इधर होता था तो खाना खराब हो जाता था। खाना खराब हो जाता था, और देखने वाले नीचे लड़ रहे होते थे, नहीं यार सुल्तान राई है यार, तू पागल हो गया चंगेजी साहब ने। और यार नहीं चंगेजी साहब, मैनू तो लगता है कि ए मुस्तफा टेंड ने तो नहीं वेग लाई। कई पेंटरों ने तो लिख के लाया से तीर का निशान बना के ये सुल्तान राई है। बड़ी बहस होती थी। अच्छा, फिर सिनेमा के अंदर जब फिल्म लग जाती थी, हाँ जी तो उस वक्त फीते पे फिल्म होती थी। जी हाँ। वो डिब्बों के अंदर उसकी रीलें होती थी, और वो पूरी फिल्म जो है वो सिनेमा पे पहुंचती थी, और वो प्रोजेक्टर के ऊपर वो फीता चढ़ा के दिखाया जाता था। पीछे बैठे हुए लोगों को प्रोजेक्टर रूम में से आवाज भी आ रही होती थी, कर। हाँ जी, हाँ जी। फीता टूट गया तो फिल्म भी मौके गई। उसको जल्दी से फौरन वो जोड़ते थे। सीमेंट होती हाँ, थी। श्रेष्ठ के साथ वो उसे सीमेंट कहते थे। उसे फौरन फीते को जोड़ के तो फिर दोबारा चलाते थे। बल्कि कई दफा गाना को अच्छा होता था ना जी, तो वो शोर मचा देते थे सिनेमा में बैठे हुए लोग, दोबारा चलाओ, ओ दोबारा। सारा सिनेमा शोर मचाता था, और
दोबारा गाना चला देते वो 3 बारी गाना चलाना, अखीर हीरोइन ने कह देना बस अड़ियों पे थक गई है क्या करना और आगे से कोई कह भी देता था पैसे नहीं ले ले यार, पैसे उसने एक गाने अच्छा के अब लिए। तो यूएसबी टाइप में को हाँ जी, जाती है हाँ फिल्म, वो सारा कुछ में वो जैसे आप कह लें कि आप ये लैपटॉप में या लगाया कंप्यूटर पे लगा के देख लेते हाँ हैं। जी। वो जब लाइट कम होती थी तब भी शोर करते थे कि वो अंधेरा हो गया ये, फिर वो दोबारा उसको करते थे जिसकी हाँ वजह से। लाइट शेड भी ठीक हो जाए। अच्छा ये तो फिल्म का बता रहा हूँ ना, फिर होता क्या था कि वो रील चूंकि एक बड़ा महंगा काम था और हमारा सिनेमा शुरू से ही गरीब सिनेमा है, एक शहर में एक रील जाती थी, वो पहला एक मतलब एक डब्बा चला के ना, तो वो जो डब्बा चल गया वो पकड़ के मोटरसाइकिल पे दूसरे सिनेमे में बंदा दौड़ता था, वो जाके उधर फीता चढ़वा के वापस आके दूसरा डब्बा उतनी देर तक इधर चल चल गया, चुका होता है। दूसरा डब्बा लेके फिर वो दौड़ रहा है। सही है। अगर 3 सिनेमाओं पे लगी हुई है तो एक मोटरसाइकिल वाला तीजे सिनेमे वाले भी जा रही है और 15-15 मिनट के फर्क के ऊपर साथ वो फिल्म रिलीज की जाती। अच्छा किसी वक्त अगर रील लेट हो जाती थी ना तो उन्होंने एक्स्ट्रा गाने शाने रीलें रखी होती थी, अच्छा अच्छा। एम कोई और फिल्म का गाना चला दिया, अच्छा। इस तरह की चीजें होती थी, या पब्लिसिटी के फीते चला दिए, तो बड़ा मजा आता था उस वक्त। अब तो वो सारा कुछ खत्म हो गया, यूएसबी पे आ गई है फिल्म, हाँ। वो ही लेके जाते हैं आराम से, वो लैपटॉप की तरह लगा के तो दिखा देते हैं। जी अच्छा सिनेमे के बाहर टिकटें जो है ना जी वो भी अब तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है अक्सर, या जाते भी अब बड़े डिसेंट तरीके से वो आगे लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं, हाँ जी। वरना टिकट लेना भी एक बाकायदा फन होता है। और वो फनकार टिकट निकालने वाले जो हैं वो हर सिनेमे में 2-3 मौजूद होते थे और उनका ये बिजनेस होता था। कमीजें उतार के टिकट हाँ, निकालते थे। वो ऐसे लोगों का हजूम होता था खिड़की को चंबड़ा हुआ और वो कमीज में उतार के सिरां दे उत्तों जंप मार के सीधा खिड़की के कोल पहुंचता था, टिकट निकाल के लाता था और फी टिकट वो 2-3 रुपये वट लेंदा सी। हाँ बड़ी मुश्किल होती थी टिकट लेने। टिकट लेना। एक जो मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है वो भी इसी तरह ना डाइव करता हुआ गया और वापस आ गया ऐसे करके ना, कहता ले कहते सिगटां दी डब्बी यार, यानी बुकिंग क्लर्क की डब्बी चुक ले आए। तो बड़ा मजा आता था सिनेमे के इन चीजों का। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि अब तो वहां पे अच्छी सी कंटीन ऊपर बन गई है, हाँ जी। वरना सिनेमे दी नान टिक्की कीमे वालियां एडियां एडियां टिक्कियां जिहड़े बंटे नहीं हुंदे, एडियां एडियां टिक्कियां, और ओदा पता भी नहीं सी हुंदा ये कीमा ही है या कोई होर चीज है, मसाला मिलाया है। वही गर्म करके अगले शो च, वही गर्म करके अगले शो च। जी जी अगले शो च नहीं, अगले महीने भी वो ही। जैसे फिल्म के साथ लिखा होता था ना 76वां कामयाब हफ्ता, इस तरह कबाबों टिक्कियों पर लिखा होता था 76वां कामयाब हफ्ता। कामयाब नाज़रीन ये था आज का हस्पे हाल। और चलते चलते एक ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए फ़कीर की ये बात, जिसने कहा था मैंने आज तक किसी खातून को इस पार्लर के अंदर जाके बाहर आते नहीं देखा। नाज़रीन खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।